हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 10 जिसका पार्ट 2। तो अभी आज 10 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो हमने यूथ कंपटीशन सीरीज़ शुरू की थी तो ये आज ख़त्म हो जाएगी मैथ्स के लिए। फिर कल साइंस का कर लेंगे तो साइंस के भी 10 हो जाएंगे, इसी टाइप से जीएस के भी। तो इसके बाद हम इन सब के और भी करेंगे, बट जैसे अगर हमने ये तो लिया था एक स्पेशल इसी बुक का, तो वो हम स्पेशल बुक का लेने की जगह क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें जो है मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चंस को लेंगे। तो इजी क्वेश्चंस होंगे ना, वो उन्हें छोड़ देंगे। तो इस टाइप से ही मैं ये क्वेश्चंस लाऊंगी कि जो मॉडरेट और थोड़े हार्ड हो, कई बुक्स में से उसमें से मैच करके। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट है, किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें आर दे रखा है और यहाँ पर टाइम दे रखा है। साधारण ब्याज एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। यदि समान राशि का समान दर पर समान अवधि पर दर भी समान है, राशि भी समान है, अवधि समय भी समान है। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 510 रुपये है। तो पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज जब हमें दिया हुआ है तो पहले हमें उससे निकालना होगा पी, क्योंकि हमारे पास मूलधन ही नहीं है, वरना तो हम निकाल लेते साधारण ब्याज। तो कितना दिया हुआ है 510 इक्वल्स टू डायरेक्ट सीआई का फॉर्मूला लगाएंगे, पी 1 प्लस दर है 12.5 अपॉन 100 की पावर कितने हैं साल 2 माइनस 1। यहाँ पर हम पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे तो 25 से अगर हम 1000 को कट करेंगे तो 125 8 सा होता है 1000। तो कितना आ जाएगा 510 इक्वल्स टू पी इंटू 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर, डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे तो इधर 8 का स्क्वायर अपॉन नीचे 8 इंटू 8, या फिर 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये तो छोटे छोटे से नंबर हैं, सो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इधर 8 इंटू 8 को ले जाते हैं इक्वल्स टू पी इंटू, तो 70 वो 9 9 सा हो जाएगा 81 में से डायरेक्ट हम 64 को भी माइनस कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी भी कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी करेंगे हमारा 17 ही आएगा। तो 9 8 हो जाएगा 17 और 9 में से 8 गया तो 1। जैसे बड़े नंबर होते हैं तो उनका स्क्वायर करने की जगह ना यही ईजी रहता है कि एक बार उन्हें प्लस कर दो और एक बार उन्हें माइनस कर दो। तो 17 से ये कट होगा 3 टाइम्स, तो p की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारा 8 8 सा 64 और कितना आएगा यहाँ पर हमारा इंटू 30। तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम, 8 इंटू 8 इंटू 30 रहने देते हैं, क्योंकि आगे तब भी यूज़ करना है, क्योंकि फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें इतने में। अब हम निकाल लेते हैं SI। तो p कितना है 8 इंटू 8 इंटू 30 और दर कितनी है 12.5 और टाइम है 2 अपॉन 100। तो इस पॉइंट से तो हमारी ये 0 कट हो जाएगी। फिर हम करते हैं 125 और 100 को कट, 25 से 5 सा और ये 4 सा। ठीक है, फिर 4 से करेंगे 8 को 2 टाइम्स, तो ऊपर कितना बचेगा 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। जब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 480। तो 480 रुपये का साधारण ब्याज होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तालिका में 2 वर्षों में सब्जियों के प्रति तिमाही औसत मूल्य दिए गए हैं। 2 वर्षों के दिए गए हैं, वर्ष 1 वर्ष 2 प्रति किलो मूल्य, तिमाही 1 2 3 4। किस तिमाही में कीमत में अंतर अधिकतम था? तो इनके बीच का डिफरेंस देखना होगा किस में अधिकतम है। अगर इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे 36 और 40 कितना आ जाएगा 4। इनके बीच का डिफरेंस तो 0 ही है। इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 25। इनके बीच का डिफरेंस 5। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसके बीच में था 25। तो तिमाही आ जाएगा 3, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है। तो ये वाला क्वेश्चन, एक तो 78 और एक 79, ये दोनों थोड़े अच्छे से क्वेश्चन है। इसमें 8 सबसे छोटी, जो सबसे छोटी संख्याओं का माध्य है वो 17 है, जबकि एक साथ अगर हम सारे नंबर्स को ले लेंगे तो संख्याओं का माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ने के बाद जो बचेंगी संख्याएं उनका माध्य 22 है, तो कुल कितनी संख्याएं? तो कुल हमने संख्याएं मान ली x है, तो कुल संख्याओं का माध्य था 20, तो कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 20x।
फिर लेंगे अब हम 8 सबसे छोटी। 8 का कितना हो जाएगा हमारा, 8 का हमारा हो जाएगा 8 है तो 8 इंटू 17 प्लस बची कितनी x माइनस 8 इंटू इनका कितना है हमारा 22। बस इसमें मेन ये है, इक्वेशन अगर हमने बना ली तो ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। 20x इक्वल्स टू 17 8 सा 136, 22x 22 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 176, 20x माइनस 22x इक्वल्स टू माइनस हमारा 40, तो माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20। मीन्स जो टोटल नंबर थे वो कितने थे, 20 संख्याएं थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फिबोनेकी श्रृंखला के पहले 10 की माध्यिका ज्ञात करें। तो 10 नंबर की हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, मीडियन निकालना है। एक फिबोनेकी संख्या उस श्रृंखला के पिछले 2 संख्याओं का योग है। तो जो भी नंबर होगा वो अपने से पहले 2 नंबरों को जोड़कर आएगा। पहले 2 हमें फिबोनेकी संख्याएं दी गई हैं 0 1। 10 नंबर हमें इस टाइप से लिखने हैं, पहला नंबर 0, सेकंड 1। अब ये जो नंबर है ये क्या करके आएगा, हमने लिखा है यहाँ पर इन्हें प्लस करके, तो 0 और 1 को प्लस करके नेक्स्ट आ जाएगा 1। अब 1 और 1 को प्लस करके 2, 2 और 1 को प्लस करके 3, 3 और 2 को प्लस करके 5, 5 और 3 को प्लस करके 8, 8 और 5 को प्लस करके 13, 13 और 8 को प्लस करके 21 और 21 और 13 को प्लस करके 34। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर्स लिखने थे तो यहीं छोड़ देंगे। जब भी 10 नंबर होते हैं तो 4 इधर के निकाल दिए, 4 इधर के निकाल दिए, बीच के 2 का माध्य निकाल दो। 3 + 5/2 8/2 मीन्स क्या हो जाएगा इसका मीडियन या माध्यिका, कुछ भी बोल लीजिए, 4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस बार ये थोड़ा ये भी अलग पूछा गया है, वरना हमेशा बहुलक ही पूछा जाता था सिंपल। तो इसमें पूछा है कि बहुलक हमें दे रखा है 52, तो पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ दे रखा है 52, 45, 49, 54, 56, x माइनस 3 और 56। तो देखते हैं 54 कितनी बार आया हुआ है, केवल 1 टाइम, 1 टाइम आया है। 54 कितनी बार आया है, ये भी 1 टाइम। 55 आया ही नहीं है, 0, और 56 भी 1 टाइम। जब माध्यिका फिर 52 है तो इसका मतलब यहाँ जो x माइनस 3 है इसकी जगह हमारा 52 आना चाहिए, तभी तो 52 2 बार हो जाएगा, तो यही बहुलक हो जाएगा। तो फिर x माइनस 3 इक्वल्स टू 52। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ क्या करना है, ऐसा नहीं कि x माइनस 3 52 है तो हम डायरेक्ट ऑप्शन में देखें ऑप्शन ए और इसको लगा दें, जबकि यहाँ पूछा गया है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 52 + 3 55। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ बस ये गलती होने के चांसेस थे कि हम ऑप्शन ए लगा सकते थे डायरेक्ट 52 को बहुलक देख कर, तब कि आंसर आएगा 55। नेक्स्ट है दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी XYZ द्वारा 2015 में बनाए गए विभिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादन की जानकारी दर्शाता है। अलग अलग टाइप के दिए गए हैं, साटिन, लाइनन, सिल्क, वूलन, कॉटन। यदि वर्ष 2015 में कपड़े का कुल उत्पादन 1,50,000 मीन्स 1.5 लाख था, तो 2015 में सैटिन के कपड़े कुल कितने कपड़े का निर्माण हुआ। तो हम सैटिन का निकाल लेंगे परसेंटेज, 1,50,000 की 5%, क्योंकि इसकी कितनी परसेंटेज है 5 अपॉन 100। 0 से 0 कट कर दी, 15 5 सा 75 और 00, तो सिंपली आंसर आ जाएगा हमारा 7500। निम्न ग्राफ में 4 अलग अलग दुकानों की लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर चैनल से प्राप्त आय है, इसके मान रुपीज़ में दिए गए हैं, शॉप की इनकम दी गई है। बताना है महा 1 और महा 4 के बीच आय में प्रतिशत अंतर क्या है। तो महा 1 की कितनी दे रखी है 25,000, महा 4 की कितनी दे रखी है 20,000। तो इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि कम है, तो अधिक वाला तो हम ऑप्शन ही कट कर दीजिए। अब देखना है 20% कम है या 25% कम है। अंतर कितना आएगा 5,000 का, निकालना किससे है हमें, जो पहले दिया होता है महा 1, 25,000 से देखेंगे इंटू 100, 3 0 कट गई, 5 से 25, 5 से कटेगा 20 बार, तो कितने परसेंट कम आए है 20%। महा 4 की महा 1 से 20% कम आए है। नेक्स्ट है निम्नलिखित चार्ट के अनुसार कौन खुदरा विक्रेता 16 से 18 की कीमत की रेंज के बीच में उत्पादन 2 प्रदान करता है। तो प्रोडक्ट 1 2 3 दिए गए हैं, जो डार्क वाला है वो 1 है, फिर लाइट उससे 2 और सबसे लाइट है 3।
तो हमें उत्पादन 2 को देखना है कि 16 से 18 के बीच में किसका है। अब हम इसका 2 देखें तो ये तो 8 से 10 के बीच में है, तो ये नहीं होगा। फिर अगर हम सेकंड देखें तो ये भी बहुत कम है, ये तो 2 पर ही है, 2 से 4 के बीच में। फिर थर्ड वाला देखेंगे तो ये भी कम है, और फोर्थ वाला देखेंगे तो ये कहाँ पर आ रहा है हमारा 14 से 16 के बीच, ये भी नहीं है। 5 वाला देखेंगे तो ये ऊपर उल्टा ज़्यादा आ रहा है, 18 से 20 के बीच में, ये भी नहीं आएगा। फिर 6 वाला देखेंगे तो 6 वाला आ रहा है हमारा 16 से 18 के बीच में, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 6 रैप, ये हो जाएगा रिटेलर 6, तो खुदरा विक्रेता 6, ऑप्शन बी। दिया गया चार्ट कंपनी एक्स में पुरुषों और महिलाओं की दैनिक औसत आय बताता है। इसमें मैन दिए गए हैं और वुमेन दी गई है। मैन है 21 ईयर्स एंड अबव और वुमेन का है 18 ईयर्स एंड अबव, सबकी ये दी गई है आय। इसमें अब कहा क्या गया है? वर्ष, दैनिक औसत आय, वर्ष और दैनिक औसत आय है। पुरुष की 21 वर्ष और उससे अधिक, महिला की 18 वर्ष और उससे अधिक। चित्रित डेटा के अनुसार किस वर्ष पुरुषों की दैनिक औसत आय में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी? तो ये बतानी है कि जो मैन की दैनिक आय में वृद्धि है पिछले वर्ष से किस में अधिकतम थी, हमें ये देखना है। तो अगर हम मैन की देखें, यहाँ है 35.80 फर्स्ट में और सेकंड में है 49.90। अब ना हम सबकी नहीं निकाल रहे, ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2003 का देखते हैं, तो 2003 का उससे पहले वाले से देखना है कितना होगा। यहाँ है 59.50, यहाँ है 48.60, माइनस कर लीजिए 0, 15 में से 6 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, और यहाँ क्या आ जाएगा 8 में से 8 गया 0 और 5 में से 4 गया 1, तो 10.90। नेक्स्ट ऑप्शन है 2000 हमारा 1, तो 2001 ऑप्शन हो जाएगा। तो 2001 में हम देखते हैं कितना है, यहाँ है 40.90, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। फिर आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 और ये 0। फिर और देख लेते हैं, और कौन सा 2000 का तो देख ही नहीं सकते क्योंकि उससे पहले का नहीं है। 2001 का देख लिया, 2002 का देख लेते हैं। 2002 का देखेंगे तो यहाँ है 48.60, यहाँ है 40.90, लास्ट में तो 0 ही आएगा। 16 में से 9 किया 7 आ जाएगा। ये वाले थोड़े कैलकुलेटिव दिए हैं, वरना औरों में तो बिल्कुल सिंपल ही थे। तो यहाँ कितना आ जाएगा फिर हमारा 7, तो 7.70। अब 2001 में भी कम है, 2002 में भी कम है, 2003 में, तो 2004 में और देख लेते हैं लास्ट। 2004 में यहाँ है हमारा 66.90 और यहाँ है 59.90। हम माइनस करिए 0, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट लगा देंगे। फिर आ जाएगा 16 में से 9 गया 7, तो 7.40। सबसे ज़्यादा किसकी बैठी? हमारी 2003 की। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए 2003। 85th सभी 4 शहरों में निरक्षर लोगों का कुल कितना प्रतिशत 1 स्थान तक पूर्णांकित है? तो इसमें हमें निकालना है कि निरक्षर लोगों का एक दी गई है शहर ABCD, जनसंख्या दी गई है, साक्षर लिटरेस मतलब कितने पढ़े लिखे हैं, निरक्षर इलिटरेट जो अनपढ़ लोग हैं, और साक्षर लोगों का परसेंटेज। अब हमें निकालना है निरक्षर लोगों का परसेंटेज। तो निरक्षर लोगों का पहले टोटल निकाल लेते हैं। 50, 100, 100, 200 और 250। 250 और 90 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 340। अब हमें देखने हैं टोटल लोग। टोटल लोग कैसे पता चलेंगे? यहाँ 200 है, यहाँ 150, यहाँ 120। तो टोटल लोग जो यहाँ से पता कर लेंगे सेकंड वाले के 200 प्लस 100 300। अब इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 और 300 500, 500 और हमारा यहाँ पर 150 हो जाएगा 650, और 650 में 120 प्लस करेंगे 770। अब डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देंगे 340 बटे 770 गुणा 100। 0 से 0 कट हुई 3400 बटे 77। इसे कट तो कर नहीं सकते क्योंकि ये डिविजिबल ही नहीं है किसी से, दोनों आपस में जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44.2%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 12 मीटर और 17 मीटर हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज मीन्स पैरेललोग्राम हमें गिवन है। 12 और 17 कैसे भी मान सकते हैं, ये हो गई। और विकर्ण, एक विकर्ण की लंबाई हो गई 25।
ठीक है, तो पैरेललोग्राम जो है वो हमेशा 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हमें दिया होता आधार और ऊंचाई, आधार जैसे हमने इनमें से ले ली और ऊंचाई दी होती तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते बेस इनटू हाइट। लेकिन अब इस टाइप से है तो हमें ट्रायंगल का निकालना होगा। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, इसका निकालेंगे। स्केलेन ट्रायंगल है क्योंकि तीनों ही साइड अलग अलग है, तो कैसे निकलेगा? S इक्वल्स टू 25 प्लस 17 प्लस 12 अपॉन 2, ये आ जाएगा 54 अपॉन 2 मीन्स 27। हीरोन्स फॉर्मूला ही लगेगा S, पहले 27 फिर 27 में से 25 माइनस करो 2 10 और यहाँ हमारा आ जाएगा 15। अब इसके फैक्टर करेंगे 27 के 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 का 2, 10 का 5 इंटू 2 इंटू 15 का 5 इंटू 3। अब 3 बाहर आ गया, एक तो एक और 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 5, तो हमारा हो गया 3 3 सा 9 और 10 मतलब 90। अब 90 तो हो गया एक ट्रायंगल का, तो पूरे पैरेललोग्राम का कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 180 मीटर स्क्वायर। एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। तो एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया है। पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि दी हुई है। बाहरी दी गई है, बाहरी का हम रेडियस ले लेते हैं R1, तो 2 पाई R1 हमें दी है 220 और 2 पाई R2 हमें दी है 44। तो पथ का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पहले R1 और R2 निकालनी होगी। R1 कितनी आ जाएगी? 2 से यहाँ कट कर लीजिए 110, तो 110 अपॉन पाई। R2 आ जाएगी 2 से कट कर लीजिए 22, तो 22 अपॉन पाई। फॉर्मूला क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, दोनों में से पाई कॉमन ले लिया। R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 110 इंटू 110 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 22 इंटू 22 अपॉन पाई स्क्वायर। तो दोनों के जब पाई स्क्वायर बाहर लेंगे तो पाई तो कट हो जाएगा, एक नीचे पाई बचेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी उल्टी 7 अपॉन 22। 110 इंटू 110 माइनस 22 इंटू 22, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो आएगा 132 प्लस करने पर माइनस करने पर 88, 22 से करेगा 4 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा हमारा? इन्हें मल्टीप्लाई करके 7 4 ज़ा 28, 28 की 132 में मल्टीप्लाई करेंगे 3696, तो आंसर हो जाएगा 3696 मीटर स्क्वायर। एक लकड़ी के बक्से का माप 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। बॉक्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी का आयतन हमें बताना है। तो यहाँ पूरे बॉक्स का माप दिया गया है, तो पहले उसका आयतन निकाल लेंगे 20 इंटू 12 इंटू 10। तो लकड़ी का हमारा पूरा लकड़ी के बक्से की जो माप है वो हो गई 20 इंटू 12 इंटू 10, तो पूरा आयतन कितना हो गया हमारा? 12 इंटू 24, 12 इंटू 2 24 और 2400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें देखते ही ऑप्शन में टिक नहीं कर देना है क्योंकि ये दिया हुआ होता है, इसलिए कन्फ्यूज़न के लिए। तो ये जो पूरा बक्सा है लकड़ी का, ये तो पूरे की आयतन निकाल ली। अब लकड़ी की मोटाई उसमें देखनी है। लकड़ी की मोटाई कितनी दे रखी है? केवल 1 सेंटीमीटर। अब जो बक्सा होगा वो किसकी शेप में होगा? हमारे हमेशा घनाभ की शेप में, इस टाइप से होगा, क्यूबॉइड की शेप में। तो जैसे यहाँ पर होती है 1 और 2, इस टाइप से लेंथ हो गई, फिर दो ही साइड हमारी ब्रेड्थ चौड़ाई हो जाएगी और दो ही साइड ऊंचाई। तो हम अब जब नया आयतन निकालेंगे लकड़ी वाला, तो वो कैसे निकालेंगे? इसमें से माइनस करके 20 में से हमें कितनी मोटाई है? 1, लेकिन वो 2 बार माइनस करेंगे। फिर ऐसे ही 12 में से 1 इंटू 2, फिर 10 में से 1 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 20 माइनस 2 18 इंटू 12 माइनस 2 10 इंटू 10 माइनस 2 8। अब 18 8 से कितने हो जाएंगे? 144 और 0। अब हमें निकालना है बचा हुआ आयतन, तो वो आ जाएगा हमारा उपयोग की जाने वाली लकड़ी का आयतन। इसमें से जब माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 4 गया हमारा 6, यही हमें पता चल जाएगा 900 कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी। त्रियक ऊंचाई 2L और त्रिज्या R/2 वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ आयतन नहीं पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स टोटल सरफेस एरिया TSA कितना होता है? पाई R L प्लस R।
तो पाई इंटू आर कितनी दी है, आर अपॉन 2 है, एल है हमारी 2L प्लस आर है आर अपॉन 2, तो कितनी हो जाएगी पाई आर अपॉन। अब ये जो है अगर हम लें एलजीएम तो इस टाइप से हमारा कोई भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, क्योंकि नीचे फिर 2 2 से 4 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है ये अंदर ले जाते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो 2L अपॉन 2 प्लस आर अपॉन 4 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, पाई आर एल प्लस आर बाई 4। तो इस टाइप से हमारा ऑप्शन में है तो वैसे ही करना पड़ेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है √3 रेशियो √2, उनकी ऊंचाई का अनुपात है √2 रेशियो √6, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो डायरेक्ट दोनों का फॉर्मूला लगा लेंगे। पहले बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन किसका हमें लगाना है, शंकु का, पाई R 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2। तो पाई से पाई तो कट हो जाएगा, ये 3 जाएगा ऊपर, 3 इंटू R1 R2 का होल स्क्वायर, तो मीन्स R1 R2 कितनी है √3 अपॉन √2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2, तो √2 अपॉन √6। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2 इंटू √2 अपॉन √6। ठीक है, तो हमारा अगर हम ऑप्शन के थ्रू देखें तो अभी तो हमारा आ नहीं रहा, कट करना पड़ेगा, मीन्स हमको तब होगा। तो 2 से तो √2 कट हो जाएगा, यहाँ पर √2 टाइम्स नीचे √2 बचा, और 6 कैसे कट होगा, 6 कट हो जाएगा हमारा। अब क्या बचेगा नीचे, अब कट नहीं कर दें, अब क्या बचेगा ऊपर 3 3 से 9, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा √2 इंटू √6 मीन्स कितना हो जाएगा √12। जब √12 को लिखेंगे तो 9 अपॉन √12 का मतलब क्या होता है, 3 चौक 12, तो 2 तो हमारा बाहर आ गया और अंदर रह गया √3। अब हमारा अपॉन में भी √3 ऐसे नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना होगा, √3 को रेशनलाइज करना होगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 9 √3 अपॉन 2 इंटू 3, 3 से कट करेंगे, अब आएगा आंसर 3 √3 रेशियो 2, ऑप्शन बी। मतलब हमें जैसा ऑप्शन में दिया है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट है कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3.6 है, तो कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो ये क्वेश्चन लिया गया है इन्होंने 10th की एनसीईआरटी से। पहला इक्वेशन है उसमें से कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 3.6। अब आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3.6। अब एक कॉसेक स्क्वायर थीटा तो आ गया, तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3.6। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3.6। तो यही हमारा पूछा गया था कि कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.6। साइन 15 की वैल्यू दी है √6 माइनस √2 अपॉन 4, तो tan 15 का सटीक मान क्या होगा। इसको करने का एक तो ये तरीका है कि हम साइन 15 में ये लगा लें, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, इसको लंब माने इसको आधार माने, तब सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया, तो आधार निकालें, तब tan 15 की वैल्यू निकालें, उससे भी पूरा लंबाई बैठना है हमारा। या फिर हम साइन की वैल्यू है कॉस की वैल्यू निकालें तब tan 15 की रखें, तो सबसे छोटा जिससे बैठेगा वो बैठेगा। हमने जैसे पहले वाला फॉर्मूला लगाया था पिछले सेट में, tan 15 को कैसे लिख सकते हैं हम, tan 45 माइनस 30 ये लिख लेंगे। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a tan 45 माइनस tan b, तो tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, तो कितना हो जाएगा tan 45 की वैल्यू 1 माइनस √3 अपॉन 1 अपॉन √3, tan 30 की 1/√3 होगी, तो 1 माइनस 1/√3 और 1 प्लस 1/√3। जब एलसीएम लेंगे तो √3 दोनों के ही कट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा √3 माइनस 1, नीचे बचेगा √3 प्लस 1, रेशनलाइज कर देंगे।
√3 - 1 का होल स्क्वायर, तो 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 3 - 1 मीन्स 2। तो 4 - 2 √3 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिंपल 2 - √3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में OAB की वैल्यू 40 दी गई है और ACB की वैल्यू बतानी है। तो ये OA और OB दोनों ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या। जब दोनों इक्वल होंगे तो दोनों के एंगल भी इक्वल होंगे। A और B दोनों ही एंगल कितने हो जाएंगे? A = हो जाएगा B 40 डिग्री। ठीक है। अब हमसे पूछा है C, तो C हम जब निकाल पाएंगे जब हमें O पता चलेगा। तो O कैसे निकलेगा? 180 में से 40 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 100। O हो गया 100, तो C कितना हो जाएगा? केंद्र पर बना कोण हमेशा परिधि पर बने कोण के दुगना होता है, तो परिधि का कोण निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 100/2 50 डिग्री। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग कहलाता है। जैसे वृत्त है, उसकी जीवा कोण कहीं भी खींच ली हमने, और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र, तो ये जो वृत्तीय क्षेत्र होगा, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा? हमेशा वृत्तखंड। ऑप्शन डी। त्रिज्यखंड क्या होता है? जब यहाँ पे सेंटर है, हमने ये दो खींची, तब ये इस टाइप से बना ट्राइंगल की शेप में, तो ये होगा त्रिज्यखंड हमारा। परिधि होती है सर्क्यूम्फ्रेंस, जो हमारा ये सर्कल होगा, ये परिधि, और जीवा में पता ही है, जो हमने ये लाइन खींची है, परिधि पर कोई भी दो बिंदु पर टच करने से जो लाइन जाएगी वो होगी जीवा। और सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास, मतलब डायमीटर। त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। ABC हो गया, इसकी भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है और हमें एंगल दिया है ACD 112। तो B जो है वो 3/4 एंगल A है, तो एंगल A हमने x मान लिया, तो B कितना हो जाएगा? 3x/4। अब हमें B की वैल्यू निकालनी है, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, भाय कोण बराबर होता है आमने सामने वाले दो अंतः कोणों का योग। 112x = x + 3x/4। 112 × 4 = कितना हो जाएगा? एलसीएम लेके 7x। 7 से कट करेंगे, हमारा आएगा 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 64। अब ये नहीं कि डायरेक्ट 64 को हम टच कर दें, क्या हो जाएगा हमारा कि आंसर B का निकालना है। B कितना था? 3x/4, तो 3 × 64/4 कितना होगा? 14 × 3 40, नहीं 16 × 3 48। ऑप्शन B। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 है, तो एक कोण तो हमें दिया गया है 110, और इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजक के बीच में बना कोण ज्ञात करना है। तो ये वही है जैसे हमने लास्ट में निकाला था लास्ट क्लास में। तो जब भी हमसे अन्य दो कोणों के समद्विभाजक का पूछेगा तो कैसे करना है? 90 प्लस जो हमें एक एंगल दिया होगा उसका हाफ, तो 90 + 55 कितना हो जाएगा? 145। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 145। चित्र ABCD में AB जो है वो BC के इक्वल है, AB BC के इक्वल है, और BAD और BCD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री हैं। तो AD और CD क्या होगा? तो हमें ये पता है कि जब BC और AB इक्वल हैं तो इनके आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, तो ये जो एंगल है इनका आपस में इक्वल होगा। जब ये एंगल इक्वल है और हमें A दे रखा है पूरा 90 और C भी दे रखा है हमें पूरा 90, अगर हम ले लें कि ये एंगल x है, ये भी x है, तो हमारा ये कितना बचेगा? इधर वाला 90 - x और ये भी 90 - x, तो ये दोनों एंगल भी हमारे इक्वल होंगे, तो इनकी मतलब भुजाएं भी हमेशा बराबर होंगी। तो AD जो है वो CD के इक्वल होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण कौन होता है? हमारा एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, जो 90 डिग्री से हमारा छोटा होगा कोई भी एंगल, वो होगा एक्यूट एंगल। तो सारे एंगल एक्यूट नहीं हो सकते कभी भी, तो ये तो है हमारा गलत ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक कोण सदैव सबकोण होता है। तो एक कोण हमेशा 90 डिग्री, ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री ही हो, हमेशा अधिक कोण भी हो सकता है, तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन गलत। एक कोण सदा अधिक कोण होता है। अधिक कोण होता है जो हमारा
180 से ज़्यादा होता है। तो एक कोण हमेशा अधिक कोण होता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, हमारा ये ठीक होगा कि हमेशा एक कोण जो है वो एक्यूट एंगल ज़रूर होगा, ऑप्शन डी। एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के नोट 1:3:5 के में हैं। बैग में रखी हुई कुल राशि है 1920, तो 20 रुपये के नोट की संख्या क्या होगी? तो ये हो जाएंगे x, 3x और 5x। तो 1920 इक्वल्स टू 10 रुपये के कितने हैं x, 20 रुपये के हैं 3x, 50 रुपये के हैं 5x। सबकी ज़ीरो कट कर देते हैं। 192 इक्वल्स टू x प्लस 6x प्लस 25x। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 6 और 1 7, 7 में 25 प्लस करेंगे 32x। अब इसको जब हम कट करेंगे 8 से, 8 4 ज़ा और 8 2 ज़ा 16, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 4 ज़ा, फिर 4 से कट होगा 6 टाइम। तो x की वैल्यू तो आ गई 6। अब ऑप्शन में 6 है, बट हमें क्या निकालना है? 20 रुपये के नोट। 20 रुपये के नोट कितने थे? 3 रेशो में। तो 6 × 3 18, ऑप्शन सी। एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का स्क्वायर, मीन्स a हमने साइड ले ली, a स्क्वायर इक्वल्स टू विकर्ण होता है √2a का आधा लेना है। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा? a से a कट जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1/, इसे भी कट कर लेंगे 1/√2। अब हमें निकालना है विकर्ण का संख्यात्मक मान। विकर्ण था हमारा √2a, तो √2/1/√2, तो वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन A 1।